हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5.3 प्रश्न संख्या 17 से 20 तक। बच्चों, प्रश्न नंबर 16 तक हम पूरा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर जो 17 है वो देखते हैं क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाए। बच्चों, क्योंकि वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ये भी कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि 3 सेक्शन है। पहली क्लास के भी 3 सेक्शन है बच्चों, दूसरी के भी 3 है, तीसरी के भी 3 है, चौथी के भी, इस तरह 12वीं तक के 3-3 सेक्शन है। तो इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल कितने पेड़ लगाए गए, हमें वो निकालना है। तो बच्चों, कुल क्लासें 12 हैं और सेक्शन हो जाते हैं 3-3, तो कुल मिला के 36 क्लासें हो जाती हैं। अब इन 36 क्लासों द्वारा कितने पेड़ पौधे लगाए गए, हमें उनकी संख्या निकालनी है। यानी कि हमें सम निकालना है इनका, और सम भी कितने का 12 निकालना है 12 क्लासों का। अब अपन देखेंगे कि पहली कक्षा कितने पेड़ लगा रही है। बच्चों देखो, पहली कक्षा है वो 1 पेड़ लगाएगी। ए सेक्शन है वो भी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन है वो भी 1 ही पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन है वो भी 1 ही पेड़ लगाएगा। तो तीनों सेक्शन मिलकर पहली के 1-1 पेड़ लगाएंगे। पहली के 3 सेक्शन हो गए और 1-1 पेड़ लगा रहे हैं, तो कुल पहली कक्षा के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, 3। कक्षा दूसरी के द्वारा क्या होगा बच्चों, अब इसके भी दूसरी के भी 3 सेक्शन है, यानी कि मान लिया ए सेक्शन भी 2 पेड़ लगाता है, बी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाता है दूसरी का, और तीसरी का सी सेक्शन है वो भी 2 पेड़ लगाता है। तो इस तरह कितने पेड़ हो गए, 6 पेड़ हो गए। अब तीसरी क्लास के 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 सेक्शन है 3-3 पेड़ लगा रहे हैं, 3 सेक्शन है। अभी आगे 12वीं क्लास का पता किया अपन ने, तो 12 से गुणा हो जाएगा। तो ये बच्चों समझ में आया होगा आपके कि जो क्लास है उसमें प्रत्येक में 3 सेक्शन है। पहली क्लास में 3 सेक्शन है तो पहली क्लास का 1 पेड़ लगेगा, दूसरी क्लास में भी 3 सेक्शन है और प्रत्येक 2-2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास में भी 3 सेक्शन है तो प्रत्येक 3-3 सेक्शन लगाएगा, 3-3 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। इसी तरह अपने 12वीं कक्षा का और निकाल लिया बच्चों। अगर आप 12वीं का नहीं निकालते हैं तो भी प्रश्न हमारा, अगर 3 क्लासों का ही निकाल लेते हैं, यहाँ तक 3, 6, 9 और से समांतर श्रेणी आ जाती है, तो भी आप क्या नाम है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो ये लगाना पड़ेगा। कब है, जब आप ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं निकालेंगे तो। लेकिन यदि आप ये निकाल सकते हैं कि 12वीं क्लास के 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन कितने कितने पेड़ लगाएंगे, 12-12 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल 12वीं की क्लास के द्वारा कितने पेड़ लग जाएंगे, 36। इसी तरह आप किसी भी क्लास का निकाल सकते हो। 10वीं का निकालोगे तो 3 के 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 10 है, 10वीं है तो 10-10 पेड़ लगा रही है, तो कितने पेड़ लगाएगी, 30 पेड़ लगाएगी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा पेड़ किस तरह से लग रहे हैं। जितने सेक्शन हैं उसको उसी कक्षा की संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि 9वीं है वो 9-9 पेड़ लगा रही है, 10वीं है वो 10-10 पेड़ लगा रही है, 11वीं है वो 11-11 पेड़ लगा रही है, 12वीं है वो 12-12 पेड़ लगा रही है। समझ गए बच्चों।
तो 12वीं 12 पेड़ लगा रही है, तो 12वीं के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 36। और ये 36 अंतिम पद निकाल लेते हो, ये एल का मान है या ए एन का मान है, ये 12 का मान है ये, तो ये हमारा सूत्र हम ये लगा देंगे, ये नहीं लगाएंगे। अगर ये नहीं निकालते हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा, या एन का मान 12 हो जाएगा, ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन का मान 12 आ गया, तो आप ये लगाओगे। इसके अंदर आपको क्या चाहिए? एन का मान तो 12 ही हो जाएगा, ए प्रथम पद भी चाहिए, वो भी हमारे पास, एल अंतिम पद और चाहिए, तो हमारे पास अंतिम पद आ गया। अंतिम पद होते ही ये हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी बच्चों। देखो n/2 यानी कि 12/2, प्रथम पद कितना है इसका? 3। सार्वंत्र डी का मान कैसे निकालता है? किसी भी पद में से उसका पहले वाला पद घटा देंगे, 6 में से 3 घटा देंगे, तो सार्वंतर इस तरह से आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ सार्वंतर की जरूरत पड़ी नहीं रही, क्योंकि हम फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा जो आ गया, ये 3 प्रथम पद आ गया, एल का मान कितना आ गया? हमने 36, 36 3 39, 39 का ये 12 को काट दिया अपन ने 2 से, तो 6 आ गया, 39 गुणा में 6 234, तुरंत हो गया ये सवाल। ये थोड़ा लगाते हैं तो ये लंबा पड़ता, इसको करने में थोड़ा सा समय लगता, वही 12 बटे क्या करते? 2 करते बच्चों। 1 मिनट रुको, 12/2, n/2 का मतलब 12/2 इंटू 2 गुणा में ए का मान कितना हो गया? 3, प्लस में n का मतलब 12, 12 में से 1 घटेगा, और डी का मान अपन ने कितना निकाल रखा है? 3। तो 12 ये कट गया बच्चों, 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 3 गुणा 6 हो गया, और ये बच्चों देखो 12 में से 1 घट गया, 11, 11 का गुणा 3 से हो गया 33 हो गया, वही कितना हो गया? 33 आ गया ये, 33 और 6 कितना हो गया? 39, 39 का गुणा 6 से हो गया, तो वही बन गया ये। तो आप कोई भी सूत्र लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया बच्चों। आगे का सवाल देखते हैं। सवाल समझो बच्चों, प्रश्न संख्या 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए एक बार केंद्र ए लिया जाता है, एक बार केंद्र बी लिया जाता है, और त्रिज्याओं 0.5, फिर एक त्रिज्या ली जाती है 1.0 यानी कि 1, फिर 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली जाती है, फिर 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली जाती है, और इस प्रकार उत्तरोत्तर अर्धवर्त खींचे जाते हैं। बच्चों पूरा वर्त नहीं खींचा जा रहा, अर्धवर्त खींचे जा रहे हैं। जैसे ये वाला अर्धवर्त यहाँ से यहाँ तक खींचा, अब इसके लिए केंद्र ये है, फिर जब ये अर्धवर्त खींचा तो इसके लिए अब केंद्र बी है, अब ये अगला अर्धवर्त खींचेंगे तो इसके लिए फिर केंद्र ए हो गया, अब ये नीचे वाला खींचेंगे तो इसके लिए केंद्र क्या हो गया? बी हो गया। तो एक बार केंद्र ए लिया जा रहा है, एक बार केंद्र बी लिया जा रहा है। ऊपर वाले जो अर्धवर्त आ रहे हैं इसके लिए तो केंद्र ए आ रहा है, और नीचे वाले जो अर्धवर्त आ रहे हैं उसके लिए केंद्र बी आ रहा है। इस तरह ये खींचे जा रहे हैं बच्चों, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा ये, ठीक है, ये यूँ चलता रहेगा, ये यूँ चलता रहेगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से है ये। तो एक बार केंद्र ए लिया जा रहा है, एक बार केंद्र बी। तो पहला जब केंद्र ए लिया है तो त्रिज्या है 0.5, फिर इसका इस वाले की त्रिज्या कितनी है? 0.5। अब इस वाले की कितनी होगी? 1 हो गई, इस वाले की कितनी हो गई? 1.5 हो गई, इस वाले की कितनी हो गई? 2 हो गई, इस तरह फिर 2.5 हो गई यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक अर्धवर्त खींचेंगे, ये वाला इसकी 3 हो गई। इस तरह से धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। और ध्यान देना बच्चों, ये अर्धवर्त है, पूरा वर्त की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक का अर्धवर्त है 0.5 का है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यहाँ से यहाँ का अर्धवर्त है ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यहाँ से यहाँ का अर्धवर्त है ये फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से अर्धवर्त बता रहा है। और एक सर्पिल बनाया जा रहा है, ये सर्पिल बन रहा है, सर्पिल का मतलब स्प्रिंग टाइप में, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और इस तरह 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बनाइए, 13 बनाए जाते हैं। ये पहला है, ये दूसरा हो गया ये वाला, ये ऊपर वाला फिर क्या नाम है तीसरा हो गया, L3 है ये L4 है। इस तरह 5 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर 7 नंबर का, इस तरह 13 बनाए जा रहे हैं बच्चों। कितने बनाए जा रहे हैं?
13 बनाए जा रहे हैं। तो हमें इनकी कुल लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें सबसे पहले ये लंबाई चाहिए, पहले अर्धवर्त की लंबाई चाहिए, फिर दूसरे अर्धवर्त की लंबाई चाहिए, फिर तीसरे अर्धवर्त की लंबाई चाहिए, चौथे की चाहिए, पाँचवें की चाहिए, इस तरह 13 की चाहिए अपने को। और ये सब सभी 13 आ जाएंगी तो उनका हमें सम चाहिए, यानी कि हमें S13 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? S13। अब अपन पहले अर्धवर्त की लंबाई निकालेंगे। अब हमें पता है अर्धवर्त यानी कि ये इसकी परिधि है, परिधि है ये इसकी परिधि है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। और अर्धवर्त की परिधि के लिए अपन क्या लगा देंगे? भाग में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो परिधि का अर्धवर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? पाई r। कितना आ गया बच्चों? पाई r। अब अपन प्रथम अर्धवर्त की अपन क्या लेंगे? परिधि निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, ये वाली लंबाई। तो ये लंबाई क्या है इसकी? एक प्रकार से परिधि है। ठीक है बच्चों, तो परिधि का फॉर्मूला L1 निकाले अपने, पाई r आ गया। तो पाई को पाई ले लिया अपन ने, और r यानी कि पहला अर्धवर्त है तो इसकी पहले की त्रिज्या कितनी है? 0.5। तो 0.5 इसकी त्रिज्या अपन ने काम ले ली, और ये लंबाई आ गई 0.5 पाई। इसी तरह दूसरे के लिए त्रिज्या क्या काम मिलेंगे? 1। तो फॉर्मूला वही रहेगा, पाई r। अब r का मान ही तो बदल गया, 1 हो गई थी, पाई एकम पाई हो गई। इस तरह अगला क्या हो जाएगा बच्चों? 1.5 पाई। उससे अगला क्या हो जाएगा? 2 पाई। उससे अगला क्या हो जाएगा? 2.5 पाई। उससे अगला क्या हो जाएगा? 3 पाई। इस तरह आप आगे निकाल सकते हो। 13वां भी निकाल सकते हो। अगर आप 13वां निकाल देते तो सीधा वही फॉर्मूला लग जाता। कौन सा? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l वाला ही फॉर्मूला लग जाता अगर आप 13वें अर्धवर्त की निकाल देते, क्योंकि चौथे की 2 आई है तो इस तरह आप 13वें की भी निकाल सकते थे। ठीक है बच्चों, तो जो आ रही है उसकी तीसरे की 1.5 आ रही है, चौथे की 2 आ रही है, चौथा है तो उसका आधा आ रहा है, तो 13वें का हमें पता है क्या आएगा? 6.5 पाई आएगा। निकाल सकते हो आप। तो यहाँ 6.5 पाई, 6.5 पाई लेके ये एल का मान आ जाएगा, यहाँ रख दोगे तो इससे ये सवाल आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कर दिया ताकि दोनों तरीके आपके ध्यान रहे। पहले वाला सवाल को मैंने इस तरीके से किया था, इसको इस तरीके से कर दिया। तो बच्चों क्या होगा? अब देखो आपके सवाल क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आना ज़रूरी है। वो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन ने इससे एपी प्राप्त कर ली। पहला पद कितना आ गया हमारा? 0.5 पाई, दूसरा पाई, फिर 1.5 पाई, 2 पाई। ये ए है, प्रथम पद है। डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई बच जाएगा। 0.5 का मतलब होता है बच्चों आधा पाई, और पूरे में से घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा, और आधे का मतलब फिर 0.5 हो जाता है। और हमें 13 स्प्रिंगों का इस तरह का अर्धवर्तों का क्षेत्र वो क्या नाम है लंबाई निकालनी है, तो इनका मान कितना हो जाएगा? 13। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे बच्चों अपन, क्या फॉर्मूला है हमारा? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मतलब 13/2। 2a तो 2 गुणा में प्रथम पद, तो 2 गुणा में 0.5 पाई। n का मान 13 में से 1 घट गया, कितना जाएगा? 12, और गुणा में डी 0.5 पाई है ये भी, तो 12 हो गया ये तो, और 0.5 हो गया। इस 0.5 का 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों 1 पाई हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 और 1.0 आएगा। 1.0 पाई का मतलब 1 पाई, यानी कि पाई है ये। 1 पाई का मतलब भी क्या है? पाई। और ये 13/2 7 चल रहा है। अब ये फिर 12 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 6.0 पाई हो जाएगा, यानी कि 6 पाई। कितना पाई? 6 पाई। और 6 पाई और 1 पाई कितने हो गए? 7 पाई। 7 पाई का जब गुणा किससे होगा? 13/2 से, तो ये गुणा में 7 पाई हो गया। 7 पाई का मान रख दिया अपन ने 13/2 गुणा में 7, और गुणा में पाई का मान कितना है? 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 कट गया, यानी कि 13 गुणा में 11 आ गया। 13 गुणा में 11, 13 गुणा में 11 यानी 143। तो उन जो अर्धवर्त बने हैं हमारे इस तरह से, ठीक है, ये इनकी कुल लंबाई, इस तार की कुल लंबाई कितनी आ गई?
143 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से पकड़कर जब इसको पूरा सीधा करेंगे तो 143 सेंटीमीटर की लंबाई आएगी बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें। बच्चों आपका सिलेबस करवाया जा रहा है, पूरा करवाया जाएगा और इसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी बच्चों। तो वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है। ये सवाल बच्चों प्रश्न संख्या 19 है। क्या दिया हुआ है? 200 लट्ठे हैं। अब कुल लट्ठों की संख्या कितनी हो गई? 200 को ढेरी के रूप में इस प्रकार जमाया जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। बच्चों सबसे ये यूँ लट्ठे यूँ करके जमा दिया अपन ने, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने आ गए? 20। अब ये 20 है यूँ मानो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर एक के ऊपर एक और रखा जाएगा। इस तरह फिर आएंगे दूसरी पंक्ति में कितने आएंगे? 19। इस तरह तीसरी में कितने आएंगे बच्चों? 18। तो पंक्ति कहाँ से शुरू हुई है? नीचे से शुरू हो रही है पंक्ति, ध्यान रखना नीचे से शुरू हो रही है अपनी। तो प्रथम पंक्ति में कितने हैं? 20। फिर दूसरी पंक्ति में एक कम हो जाएगा 19। तीसरी पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 18। और इस तरह चलते 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 अपने को बताना है कि ये 200 लट्ठे कहाँ पर पूरे हो जाएंगे, कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। ये लास्ट वाली जो पंक्ति जो सबसे ऊपर रहेगी, लास्ट वाली रहेगी बच्चों सबसे ऊपर, ये ध्यान रखना। यहाँ सबसे ऊपर जो लास्ट वाली रहेगी उस पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे। जैसे यहाँ 20 हुए, 19 हुए, 18 17 16, इस तरह हमें 200 लट्ठों को लगाना है। तो ये देखना है कि लास्ट वाली कौन से नंबर की रहेगी और उसमें लट्ठों की संख्या कितनी रहेगी। तो लास्ट वाली ये सबसे ऊपर रहेगी, इसको ये मत समझ लेना ये प्रथम है, प्रथम ये नीचे वाली है, ध्यान रखना। तो प्रथम पंक्ति में 20, दूसरी में 19, तीसरे में 18, तो ये हमारी एपी बन गई। एपी बनने से क्या हो गया बच्चों? हमारा ये प्रथम पद आ गया 20, सार्वंतर का मान 19 से 20 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। एन हमें निकालना है कि कितनी पंक्तियाँ होंगी, और एस एन हमें 200 दे रखा है क्योंकि कुल लट्ठे कितने हैं? 200। इन जब सभी लट्ठों को जोड़ेंगे तो उनका मान कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो एस एन का मान हमें यहाँ पर दे दिया। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन का मान 200 हो गया। n/2 हमें निकालना है, n हमारे पास है नहीं। 2 गुणा में a, तो 2 गुणा में 20 प्रथम पद है, n-1 इंटू डी का मान -1 बच्चों। अच्छा सवाल है, देखो कैसे हल करेंगे। 200 हो गया, 200 n/2, ये 2 इसके भाग में, इधर जाके किस में हो गया? गुणा में हो गया। यहाँ बच गया अब n, 20 का गुणा 2 से हुआ 40, n को -1 से गुणा किया तो -n, इस -1 को n से गुणा किया है। अब -1 को जब -1 से करेंगे तो +1। अब बच्चों 40 और 1 41 दोनों प्लस के हैं, जुड़ गए। 40 और 1 41 हो गए, ये माइनस का n हो गया, ये n बाहर है ही। अब इस n का गुणा इससे हो गया तो 41 n हो गए, और n का गुणा -n से हो गया तो माइनस का n² हो गया। अब इन दोनों को बच्चों अपन इधर ले आए 400 की तरफ, तो ये भी प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, यानी कि ये n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 बन गया बच्चों। समझ गए? हमने पक्षांतरण किया है, ध्यान रखना। ये पक्षांतरण कई बार आ चुके हैं, अब हमें आ जाने चाहिए। बराबर के जब इधर से इधर लाते हैं संख्याएं या इधर से इधर लाते हैं तो क्या हो जाती है? निशान परिवर्तित हो जाते हैं। और जब सभी को इधर से इधर ले आते हैं, मान लो x बराबर 50 + y है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो 50 + y बराबर x। तब निशान चेंज करने की आवश्यकता नहीं, एक ही बात है। एक तरफ है x है, एक तरफ x है, दूसरी तरफ 50 + y है, 50 + y है। ऐसे निशान चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आप यूँ करो x अकेला माइनस को लाना चाहते हो, y को लाना चाहते हो, तो ये माइनस का y बराबर 50 हो जाएगा। एक ही संख्या को लाओगे तो तब इसका निशान चेंज हो जाएगा। तो ये n को अपन इधर ले गए, माइनस की जगह प्लस का हो गया,
41 n माइनस प्लस का था, माइनस का हो गया, और ये बराबर के इधर ही है तो ये प्लस का ही रहेगा बच्चों। अब बच्चों हमने क्या किया, अब हमने इसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए बच्चों। ये इस तरह के पर्सन हमने पहले के वीडियो में बहुत बता दिए आप लोगों को, तो इसलिए वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने -41 का टुकड़ा किया है और इस तरह से किया है कि गुणा करने पर तो क्या आए, प्लस का 400 आए, जोड़ने या घटाने पर एक काम करेंगे तब कितना आए, माइनस का 41 आए। तो ऐसे दो टुकड़े हमने लिए, माइनस का 16 माइनस का 25। -16 और -25 को जब बच्चों आप गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और 25 का 16 का गुणा होगा तो 400 आ जाएगा। तो गुणा करने पर 400 आ गया। और -16 और -25 दोनों माइनस की संख्याएं हैं, तो माइनस की संख्याएं जुड़ के एक काम कर रहा है, अपन जोड़ रहे हैं, जुड़ के माइनस का 41 हो गया। अब बच्चों हमने इनको यहाँ रख दिया n के साथ, क्योंकि 41 n के टुकड़े किए हैं हमने। अब आगे पीछे इनको कहीं भी रख सकते हो आप, पहले माइनस का 25 n लिख सकते थे, फिर माइनस का 16 n लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें इन दोनों में से कॉमन, पहले की एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर 3 है 2 और 2 है, उनमें इस तरह के बहुत से सवाल करवाए गए हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप वो देख सकते हो, द्विघात जो समीकरण वाले जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें आप। अब इनमें अपन ने दोनों में n कॉमन ले लिया, यहाँ से n आ गया, यहाँ से भी n आ गया, तो यहाँ से 2n थे, n² था, एक n बच गया, और यहाँ 16 बच गया। इन दोनों में हमने 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो n बच गया, और 400 में से 25 कॉमन गया, तो बच्चों 400 में 25 का भाग देना पड़ेगा, 16 बच गया। और हमेशा ऐसे सवालों में ये और ये संख्याएं क्या आती हैं, बराबर आती हैं। अब ये n-16 तो ये आ ही गया ये वाला। अब ये बच गया n-25, ये भी ब्रैकेट में आ गया। अब n-16 बराबर 0 और n-25 दोनों के बराबर अलग अलग 0 कर दिया। यहाँ से n का मान क्या आ गया, 16, यहाँ से n का मान कितना आ गया, 25। अब ये संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि 20 लट्ठे हैं। अब पहली पंक्ति में 20 आ गए, 20 पंक्तियाँ हैं, सॉरी टोटल 20 लट्ठे हैं, तो पहली पंक्ति में 20 आ गए, फिर 19 आ गए, फिर 18 आ गए, तो लास्ट तक एक लट्ठा आएगा। अगर मान लो आता भी है तो एक लट्ठा भी आता है तो भी 20 पंक्तियाँ ही बनेंगी, 25 पंक्तियाँ बनना तो संभव ही नहीं है। तो ये संभव नहीं है 25 वाला। तो n का मान क्या होगा, 16, तो 16 संभव है। तो यानी कि टोटल कितनी पंक्तियाँ आ जाएंगी, ये 16 पंक्तियाँ आ जाएंगी। अब हमें ये देखना है 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो 16वीं पंक्ति में A16 निकालना है हमें। क्या निकालना है बच्चों, A16। यानी कि पहली पंक्ति में कितने थे, 20, दूसरी में कितने थे, 19, फिर कितने थे, तीसरी में 18, इस तरह फिर 17। इस तरह हमें देखना है कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ये जो 16, 1 2 3 4 5 16 नंबर की आएगी, वहाँ पर लट्ठों की संख्या कितनी है वो निकालना हमें। तो ये पहला पद है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इस तरह A16 का मान हमें निकालना है। और A16 का मान आपको बच्चों अगर पहले के वीडियो देखे हैं तो अच्छी तरह से पता है कि A16 का मान क्या होगा बच्चों, A+15D। यदि आपको A+15D नहीं पता तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, AN बराबर A+n-1 और इंटू D करके। तो ये AN यानी कि हमें A16 निकालना है, तो A+n का मान 16 हो गया, तो 16 में से 1 घट गया, यानी कि 15D आ गया बच्चों। तो आप सीधा भी लिख सकते हो या फॉर्मूले से कर सकते हो। अब A का मान हमारा कितना है, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पंक्ति नीचे वाली में कितने थे, 20, क्योंकि नीचे वाली हमारी प्रथम पंक्ति है। 15 गुणा में D का मान -1 था, तो 15 - 1, तो 20 - 15 हो गया बच्चों ये, और 5 आ गया। यानी कि 16वीं पंक्ति, कुछ 16 पंक्तियां हैं, और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। ठीक है बच्चों, तब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। वहाँ पर इन लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। पहली में कितने थे, 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14। इस तरह से जो 16वीं पंक्ति आएंगी उसमें कितने आएंगे, 5 लट्ठे आएंगे, और उन सब का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 25 संभव नहीं है, क्योंकि लास्ट पंक्ति में 20वीं पंक्ति में 1 लट्ठा आएगा, लेकिन उनकी संख्या फिर क्या हो जाएगी, 200 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
जब 20वीं में 1 आएगा तो 21वीं में क्या आएगा, मान लिया 0, 22वीं में क्या आएगा -1, तो -1 लट्ठा तो हो ही नहीं सकता, लट्ठा कुछ ना होगा, 1 होगा 2 होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए 25 संभव नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये हमारा सवाल था जो मैंने बता दिया। अब एक सवाल और बचा है बच्चों, वो और मैं करा देता हूँ आपके। पहले सवाल समझ लो, सवाल समझ में आ जाएगा तो करना बहुत आसान है। सवाल ये बड़े बड़े देख रखे हैं, लेकिन इनको समझ लिया तो इनका जो सॉल्यूशन है बहुत ईजी है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है। ये यहाँ आलू रख दिया और ये इसकी दूरी पहले वाले आलू की तो 5 मीटर है। फिर आगे सभी आलूओं की दूरी 3-3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3, यहाँ से यहाँ तक की 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 3, और इस तरह कुल कितने आलू रख रखे हैं, 10 आलू। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आलू है। यहाँ से दूरी 3-3 मीटर है इनके बीच में, लेकिन शुरू वाले में कितनी दूरी है, 5। तो बच्चों कोई प्रतियोगी है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं यहाँ से, और पहला आलू उठाएगी, फिर वापस जाएगी और बाल्टी में डाल देगी। तो सीधी सी बात है, पहला आलू उठाकर उसे बाल्टी में, 5 इधर आई, 5 इधर आई, तो कितनी दूरी चलनी पड़ी, 10 मीटर। बच्चों ये सवाल समझ जाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल बड़े बड़े हैं। तो क्या है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, बाल्टी रखी गई है, और पहले आलू की जो दूरी है वो 5 मीटर है। फिर दूसरा आलू इस पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर, फिर दूसरे आलू से तीसरा आलू फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, इस तरह टोटल 10 आलू रख रखे हैं। और कह रहा है कि ये कुल 10 आलू है, 3 मीटर की दूरियों पे है, बाकी के आलू, पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और पहले निकटतम आलू को उठाती है, यानी कि पहले इसको उठाएगी, फिर दूसरे को उठाएगी, फिर तीसरे को उठाएगी, यानी कि पहले को उठा लिया, फिर 5वें को उठा लिया ना, पहले को उठाएगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर 5वें को, इस तरह से क्रम से उठाएगी और वापस जाएगी और फिर बाल्टी में डाल देगी। यानी कि पहले आलू को उठाया, पहले आलू को उठाने के बाद ये यहाँ आई, 5 मीटर चली, फिर 5 मीटर वापस गई, तो पहले आलू को उठाने में उसे 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। अब इसी तरह वो सारे आलूओं को उठाएगी, तो हमें ज्ञात करना है कि उसे कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो हमें S10 निकालना है। पहले आलू को उठाकर जाने में कितनी दूरी लगेगी, 10 मीटर। अब दूसरे आलू के बताओ बच्चों, तो 5 तो ये चली, 3 और चली, तो टोटल कितनी चली, 8 आई, 8 गई, तो कितनी होगी, 8 गुणा में 2 बराबर 16 मीटर। 5 तो पहला आलू था, 3 उससे आगे दूसरा आलू है, दूसरा हटाना है, 8 हो गया। अब 8 आना 8 जाना, तो 2 से गुणा हो गया 16 मीटर। अब सीधी सी बात, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, नीचे वाला दूसरा आलू उठाना है, तो 5 ये, 3 ये, फिर 3 ये, इसीलिए लिखा है 5, फिर दूसरा आलू 3, फिर तीसरा आलू, फिर 3 जुड़ गया, तो 5 3 8, 8 3 11, कुल दूरी कितनी होगी, 11। अब 11 आई, 11 गई, तो कितनी होगी, 22। इस तरह से ये सारे आलू उठाएगी बच्चों। तो हमारी AP क्या होगी, 10 16 22 AP बन गई। AP बनने के बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, बस अब हम S10 निकाल देंगे। N का मान 10 है, हमारे पास फॉर्मूला है, D का मान 16 में से 10 को घटा दिया, 6 आ गया, प्रथम पद ये आ गया, ये मान रख दिया N का, N/2 यानी कि 10/2, 2 गुणा में प्रथम पद प्लस N का मान 10 - 1 इंटू D, सारवंतर 6। अब 10 दूना 20, 10 में से 1 घट गया 9, 9 का गुणा 6 से हो गया 54, 20 आ गया, 54 और 20 74, 74 का गुणा किससे हो गया, 5 से। तो बच्चों कितनी आ गई ये, 370। यानी कि बच्चों ये उस प्रतियोगी को 10 आलू उठाने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, आलू उठा रही है फिर वापस जा रही है, तो दोनों दूरियां तय करनी पड़ेगी। पहली 5 मीटर है, तो पहली दूरी कितनी होगी, 10 की, फिर 3 जुड़ गई, तो दूसरा आलू उठाने के लिए 8 मीटर होगी, 8 आई 8 गई, 16 हो गई। फिर तीसरा के लिए फिर 3 जुड़ गई, तो 5 3 8 3 11 होगी, तो 11 आई 11 गई, 22 होगी। इस तरह से हमारी AP बन गई थी, और AP बनने से हमें SN का फॉर्मूला लगा दिया, S10 का।
आप 10वां पद भी निकाल सकते थे और 10वां पद निकाल के फिर Sn का फॉर्मूला लगा सकते थे, n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 थी, हमारी ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लिया करो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मेहनत करोगे तभी कुछ आएगा। चाहे आप यूट्यूब पे चाहे कितने ही वीडियो देख लो, लेकिन एक वीडियो को पकड़ लो कि मुझे यहीं किसी टीचर से पढ़ना है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप एक ही टीचर के वीडियो देखें। ये नहीं कि बदल बदल के देखें, उससे समय ख़राब होगा। समय भी ख़राब होता है। मैं ज़्यादा बकवास तो नहीं करता हूँ, बोलता ज़्यादा नहीं हूँ, सिर्फ मेरा जोर रहता है पर्सन समझाने पे, ताकि बच्चों का समय कम से कम यूज़ हो और पढ़ाई के लिए उन्हें ज़्यादा समय मिले। तो धन्यवाद बच्चों आपका।